और जिनके साथ सारी ज़िंदगी गुजार दी, अब एहसास होता है कि 30-40 साल कुछ भी नहीं होते वाकई में, और आर्टिस्ट की ज़िंदगी में वाकई कुछ नहीं होते। लेकिन थैंक यू तनवीर, आपका भी और आप नगमा साज का भी, कि आप इस तरीके से हम सब इकट्ठे हुए। मुझे अमजद साहब नज़र आ रहे हैं तो मुझे पीटीवी, मैं पीटीवी की बनाई हुई एक साफ हूँ। लेकिन मैं ये बता दूं कि मुझे बहुत क्लासिकल म्यूज़िक घर में बहुत पसंद किया जाता था, और बहुत वालिद साहब बहुत शौक़ रखते थे, और उनको था कि तुम क्लासिकल, यू शुड लर्न क्लासिकल। और अभी टेलीविज़न तो कहीं भी नहीं था, ज़िंदगी के प्लान में भी नहीं था, तो सीखना शुरू किया उस्ताद निज़ामुद्दीन खां साहब से, जो दिल्ली घराने के चश्म चरा रमज़ान खां साहब के बेटे थे। हम बहुत खुशकिस्मत थे कि हमें अच्छे असातिज़ा, जय्यद असातिज़ा हमें हमारे ज़माने में मिले। मुझे क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में कुछ नहीं मालूम था। एक इश्क जगाया उस्ताद साहब ने, और मैं क्योंकि कुछ इस तरह का ताल्लुक़ था कि मैं मेरी बातें कहीं भी मेरे उस्ताद कुछ बुरा भी नहीं मानते थे, क्योंकि उनको पता था कि इसका तो म्यूज़िक का कोई तमीज़ नहीं है कि किस तरह सीखते हैं। तो मैं कहती थी कि जी ये जो आप क्या बांधते हैं, ये क्यों बांधते हैं? तो वो हंस पड़ते थे कि भाई ये एक ट्रेडिशन है। मैंने कहा जिसको सीखना है वो इन चीज़ों से क्यों गुजरता वो तो। और मैं बहुत उनका दिमाग, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, पिक करती थी बहुत। बल्कि उस ज़माने में उनके कुछ और शागिर्द भी होते थे, वो कहते जी आप टीना को ज़्यादा सिखाते हैं, तो कहते थे ये सीखती ज़्यादा है, ये सवाल बहुत पूछती है। और शायद यही चीज़ मेरे इतने काम आई, क्योंकि इतने बड़े आर्टिस्ट जब उनके दौर में आप काम कर रहे हो और वो आपको पूरी तरीके से एक्नॉलेज करते हो। हम नए नए आए थे, ये सामने से भी हमारे गुजर जाते, तो हम कहते कि भाई ये बिल्किस खानम है, ये इशरत जहान है, भाई चलो इनका हक है कि ये हमें इग्नोर भी करें, मतलब हमें क्यों कोई एक्नॉलेज करें। हर दफ़ा जब इतना बड़ा आर्टिस्ट आपको रुक के प्यार करता है, सलाम का जवाब देता है। और एक मेरी हमेशा से एक पेट लाइन होती थी, प्लीज़ कोई रियाज का तरीका बताएं। मैं हमेशा यही ढूंढ रही होती थी कि कोई ऐसी चीज़, मतलब मैं खुशकिस्मत हूँ कि रोशन आरा बेगम से भी मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की उनके साथ, और उनसे भी यही पूछा कि आप ये खाना खा लेती हैं, आपका गला ख़राब नहीं होता। कहना ये चाह रही हूँ कि ये तसलसल था, ये चेन थी, हमसे पहले आने वाले मेरे यहाँ तक हम इनके ज़ेरे साया रहे। इन सब ने प्यार किया, इन सब ने बताया, इन सब ने सिखाया। ये मोहसिन साहब मेरे सामने बैठे हैं, आसिफ साहब यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने वो सारा काम जो शायद जिसके लिए आप मुझे जानते हैं, वो सब आसिफ साहब ने रिकॉर्ड किया। पाकिस्तान टेलीविज़न हमारे लिए वो घर था कि जिसमें मैं आज के दौर में काम नहीं कर सकती, और मैं सबको बता चुकी हूँ कि जी ये खेल मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि टेलीविज़न ने एक तरीका सिखाया था हमें। गलत कलाम तो जा ही सकता ही नहीं था, और हम बहुत शैतानियाँ भी करते थे, जिसमें मेरे साथ साथ सायरा काज़मी जैसे लोग थे, कि चीज़ें बैन होती थी। फिर हम सोचते थे कि हम फैज़ साहब की एक नज़म थी जो बैन थी, तो हमने कोशिश की कि इसको किसी तरीके से हम कैसे लेके जाएं टेलीविज़न के थ्रू। तो ऐसे ही किसी प्रोग्राम में मैंने उसको गुनगुना दिया और गा दिया, वो पकड़ी गई। यानी जो भी बैठा होता था टेलीविज़न पे वो इतना अलर्ट होता था, हालांकि बैन तो नहीं करनी चाहिए चीज़ें, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अलर्ट बड़े होते थे। हम साथ में जब इतना ज़्यादा काम करते थे, सलमान बैठे हैं, अख्तर, आई मीन शेखी तो इज़ माई सीनियर, किसी को तो मैं कह सकती हूँ
सीनियर इन द सेंस ये सुन लें कि they were pop stars when I was not even on the scene and this is Mohammed Ali Sheikhi, so हम तुम्हें बड़ा admire करते थे. He became popular before you. This is what you. Exactly. Oh, he was a big star. He was a pop star. तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें हमेशा तसलसल में, क्रिएटिविटी इज़ ऑलवेज पार्ट. वो कहते हैं ना कि आर्ट इज़ नेवर ओरिजिनल, इट्स ऑलवेज टेकन. वो जब पहली भी कोई सुर होगा वो नेचर से ही हमने लिया है. वो हमने हमेशा किसी से इम्बाइब किया है. मेरे पास जब मैंने गाना शुरू किया सीखना, तो अपना रेpertoire तो होता ही नहीं था. किसी और सिंगर के पास नहीं होता, जिसके लिए मैं EMI से अभी बहुत लड़ाई करूँगी कि जब आर्टिस्ट जब नया आता है और उसके पास अपना रेpertoire नहीं आता, वो किसका गाना गाए. वो जब अपने लोगों को जिनको वो बहुत प्यार करता है, तनवीर गौर से सुनना, EMI को ज़रूर बताना कि जब वो अपने आर्टिस्ट को बहुत प्यार करता है, अपने गानों को प्यार करता है और उसके ऊपर आप स्ट्राइक लगाते हैं, तो उसका आप कॉपरेशंस पे ज़रूर स्ट्राइक लगाएं. लेकिन ये आर्टिस्ट ऐसा ना हो कि हमारे गाने ना गाएं. और ये हुआ है कि ये फिर हमारे लोगों के गाने छोड़ देते हैं कि ये कहीं पब्लिश होगा, हम पे स्ट्राइक लग जाएगी, हमें पर्चा हो जाएगा. सोचें, मैंने कोशिश की है कि हमारे पुराने गाने लोग क्यों भूल रहे हैं. आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो, मतलब ज़रा नरमी इख्तियार करें कि जो जितना नया आर्टिस्ट है उसको थोड़ा सा कोशिश करें कि उस मेरे पास था सिर्फ एक गाना या 2-4 गाने जिसमें एक था अनोखा लाडला, क्योंकि एज अ यंग आर्टिस्ट कोई रेpertoire नहीं था. तो हम लोगों के और इश्क से ज़्यादा ये नगमा मुझे पसंद था और यही आता था और ये मैं बहुत गाती थी. फिर एक दिन टेलीविज़न पे आ गई, वो कहानी दूसरी है. मौका मिला कि 2 लोगों का ट्रिब्यूट करना है, तो आप कौन सा गा. तबला नवाज़ की हैसियत से जानते हैं, लेकिन अमजद शाह ये कहते हैं कि तुम तबला छोड़ो और गाना शुरू करो. और वो ख़ानम की कुछ चीज़ें ऐसी गाते हैं कि दिल में उतर जाती हैं. मैं चाहता हूं कि आज प्रोग्राम का आगाज़ ही ख़ानम को हम वो ट्रिब्यूट दे के करें. महमूद भाई, आप मेरी ख्वाहिश पे यहाँ तशरीफ़ लाएं. हालांकि बड़े चोर हैं, ये गाने के मामले में मना करते हैं. वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा. वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा. मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा. वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर गला बहुत ख़राब है, मैं हाज़िरी बस. तमाम इतनी बड़ी हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं. हमारे बोल इस काबिल तो नहीं है कि ऐसी शख्सियात के लिए हम कुछ कह सकें. पहले तो बिल्किस जी और इरशाद जी के लिए सिर्फ दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ये दर्जात बुलंद फरमाए. आमीन. और सच बात तो ये है कि इनको हम भूले ही नहीं थे जो हम याद करेंगे. तो जो दिलों में होते हैं उनको भूला तो जा ही नहीं
बहुत प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते रहेंगे। थैंक यू। मामले में खासी ज़रा कुछ टीना आपा भी गई हैं लेकिन टीना आपा की बेइंतहा शफ़क़त है कि इन्होंने बहुत इज़्ज़त बख्शी नगमा साज की दोनों तकरीबों को, नैयराबाजी के लिए भी और ख़ानम साहिबा और इशरत जहाँ आपा के लिए भी वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाई और हमें इनकी ज़्यादा तरले नहीं करने पड़े। हमने इनसे रिक्वेस्ट की और तशरीफ़ लाई। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, और मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं इतने दो बड़े आर्टिस्टों के प्रोग्राम में आज शरीक हुई। माइक पे आके बोलने के लिए तो मेरी हिम्मत भी नहीं थी। सडनली तनवीर भाई ने मुझे सरप्राइज़ दिया, और जो टाइम पे आने का आपने मुझसे कहा तनवीर भाई, ये मेरे फादर की ट्रेनिंग थी और मेरे बॉस सतीश आनंद जी की ट्रेनिंग है कि हमेशा टाइम पे पहुंचना चाहिए। मैं 5:55 पे यहाँ मौजूद थी, आई वाज एट द गेट। और मेरे फादर हमेशा ये कहते थे कि अगर आप किसी भी तकरीब में टाइम पे ना पहुँचें तो ये आप होस्ट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। टू रिस्पेक्ट आ रहे हैं दोनों, जिनकी ट्रिब्यूट में आज मैं हूँ यहाँ मौजूद। और मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती, मैं तो सिर्फ एक म्यूज़िक की स्टूडेंट हूँ और एक लिसनर हूँ, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूँगी कि वाकई इन लोगों को भुलाया तो नहीं जा सकता कभी भी। एज ए लिसनर मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में अब बहुत कम चंद आर्टिस्ट बचे जो प्रॉपरली ट्रेंड सिंगर्स हम कह सकते हैं। उनमें से ये दो शख्सियात हैं, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग थी और दोनों बेहद मंझीली फनकाराएँ थी, और इनको खो के हमारा बहुत बड़ा लॉस है। बस इतना ही कहूँगी। और तो बहुत सीनियर्स मुझसे यहाँ बैठे हुए हैं मेरे सामने, तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन स्टेज। थैंक यू। जनाब इम्मू भाई। थैंक यू। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मेरी कोई जगह नहीं बनती यहाँ पे। मैं इतने बड़े लोग आगे बैठे हैं, पीछे बैठे हुए हैं, दे आर ऑल माई सीनियर्स। तो मैं उनकी इज़्ज़त में आया हूँ और आप लोगों की इज़्ज़त में आया हूँ। तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कहने के लिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप सबकी खिदमत में पहले मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और आपका बहुत शुक्रिया तनवीर आफरीदी साहब कि आप इन शख्सियतों को याद रखते हैं। और इसी तरह आपकी जो कंपनी इस पर काम करती है EMI ने मुझे 2 दफ़ा बुला के पैसे दिए रॉयल्टी के। फिर मैंने कहा EMI डज एग्जिस्ट, और अच्छे खासे पैसे दिए। तालियां बजाइए, आप लोगों को भी लेंगे। और रॉयल्टी, खैर ये मैं एक बात अर्ज़ करूँ आपकी मम्मी के लिए कि मैं इनके साथ गाया है डू इट ऑन टेलीविज़न, प्रोग्राम हुआ करता था। एंड उसके अलावा हम प्राइवेट एयरक्राफ्ट में हमने ट्रैवल भी किया है। तो डर की एक जगह है इधर फैसलाबाद के आगे, वहाँ एक्जॉन केमिकल के लिए शो करने जाते थे। तो प्राइवेट एयरक्राफ्ट था जो मास्टर पाइपर था, 2 इंजन एयरक्राफ्ट। तो चूँकि मुझे एविएशन के बारे में काफ़ी पता था, तो मैंने काफ़ी खानम को बता रहा था। ये खानम ने कहा कि अगर ये इंजन रुक गया है और ये पंखे रुक गया तो क्या होगा अपना। मैंने कहा हम हवा में तैरते हुए मर जाएंगे। तो खैर खानम बहुत ही ज़्यादा बुलंद पाया खातून, बुलंद पाया गुलकारा। इसी तरह इशरत जहाँ साहिबा से भी मुलाकात हुई, इनके साथ गाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, मगर मुझे फ़ख्र है कि खानम के साथ ये जो गाना आप लोगों ने गाया तो हम हमेशा याद रखें। इनसे हम सीखते हैं और सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। के अंदर इशरत जहाँ साहिबा भी मौजूद हैं, और ये दोनों बहुत दरख्शां सितारे हैं। पाकिस्तान जब से बना है तब से लेकर अब तक फलक पे इनका नाम है। इन्होंने बहुत काम किया। मैं खानम साहिबा को उस ज़माने से जानता हूँ जब वो रईस खान साहब बहुत बीमार थे। वो मेरे पास ऑफिस आई और इतनी परेशान थी वो, अल्लाह उसको गरीक रहमत करे, शौहर के लिए इतनी परेशान थी वो कि रो पड़ी वहाँ।
मैंने कहा मेरी बहन, मैं इंशाअल्लाह ताला जो अब मुझसे मदद होगी मैं करूँगा। और मैंने देखा कि वफ़ादार औरत जो होती है, पहली दफ़ा मैंने देखा कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसका जो तरीक़ेकार था, मैंने देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं भी रो पड़ा। मैंने कहा इतनी क्यों रो रही है बहन? कहने लगी मुझे उसको ले जाना है इंडिया, और इंडिया के अंदर कोई वो सर्जरी थी या कोई इलाज वगैरह था, तो उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ ले जाना है। भाई अब मैं क्या करूँ? अल्लाह उसको गनी की रहमत करे। इतनी अजीम औरत थी वो। और मेरे बहुत ही मोहतरम जनाब, मतलब इनके बेटे जो हैं वो हुए, या मोहसिन भाई हुए। मोहसिन भाई को मैंने देखा कि मोहसिन भाई भी बड़े परेशान थे। अब जब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो ये चाह रहे थे कि इनको लाहौर ले जाएं, लेकिन लाहौर ले जाने के लिए यहाँ पर वसाइल मैसर नहीं थे। और बदकिस्मती की बात कह रहा हूँ मैं ये कि इदारा जो है, जो हमारे आर्ट काउंसिल आर्ट के नाम पे बना हुआ है, और मैं उसका लाइव मेंबर हूँ और पुराने मेंबरों में से हम हूँ, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ इतनी बेहिसी है, क्योंकि वहाँ पर तो आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाला कोई आदमी नहीं है। बदकिस्मती तो ये है, ये जो आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, तो सबको पता है इस बात का कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ वो किन के पैरोल पे चलते हैं और इलेक्शन किस तरह होते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि आर्टिस्टों का कोई भी नहीं है। हम मजबूरन यहाँ पर ये जो रेफरेंस कर रहे हैं, ये रेफरेंस यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये रेफरेंस की अच्छी जगह होना चाहिए था, किसी इदारे में होना चाहिए जो बड़ा इदारा हो। लेकिन अफसोस की बात है कि आर्टिस्टों के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस मुल्क के अंदर। बदकिस्मती ये है कि 2 नंबर लोग जो हैं वो हर जगह पे बरा जमा हैं, और उन लोगों ने इस इदारों को ख़राब किया हुआ है। मैं मौज़त के साथ ये बात सच्चाई कह रहा हूँ, और तमाम लोग इसको जानते हैं। बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो फ़नकार लोगों की जो सारी ज़िंदगी का असासा हो, अपनी सारी ज़िंदगी की निचोड़ जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए पेश करते हैं, और उन लोगों को अगर फैसिलिटेट न किया जाए तो ये माशरा फिर कितना बदकिस्मत है। इसकी बदकिस्मती को फिर क्या कह सकता हूँ मैं। इसके साथ ही मैं आपका टाइम नहीं लेता, मैं अपनी सीट लेता हूँ। खुदा हाफिज़। अच्छे कंपोजर्स मिले, बड़े अच्छे लोग मीडिया से कि जिन्होंने इनको यूटिलाइज़ किया और इनसे काम लिया। क्योंकि आर्टिस्ट अपने तई तो वो जितनी मेहनत करता है, कोशिश करता है, रियासत करता है, जो भी है, जो उसको मिलता है, क्योंकि ये काम तो समंदर है, जितना हासिल करेगा नेक नियति के साथ अल्लाह उसमें बरकत डालता है। लेकिन उसके पीछे एक लश्कर होता है जो उस आर्टिस्ट को बताता है दुनिया में कि ये आर्टिस्ट है। तो रईस खान साहब अपनी काम के एक ही आदमी पूरी दुनिया में, और मोहतरमा बिल्किस खानम साहिबा, नो डाउट ऐसी आर्टिस्ट पाकिस्तान में मैं समझता हूँ हमें तो कहीं नज़र नहीं आती। और इशरत जहां साहिबा, आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उर्सा बहन के, आपने इनकी लेगेसी को लेके चलना है, जो इनका काम है वो आप ज़रूर कीजिएगा। और महनाज आपा का तो खैर है ही है, लेकिन ये भी एक ज़िम्मेदारी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, इस महफ़िल का मुझे आपने हिस्सा बनाया। मैं तो महफ़िल ही कहूँगा, मैं इसको काउंटेंस रेफरेंस नहीं कहता, क्योंकि सारे प्यारे और ज़िंदा दिल लोग बैठे हैं और ज़िंदा ही बातें हो रही हैं। शबाना बैठी हैं यहाँ, शाजिया बैठी हैं, समीना असलम साहिबा बैठी हैं, हमारी तीना सानी आपा बैठी हैं, मोहसिन साहब बैठे हैं। आप सबको मैं सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि जब जब इनके लिए दुआ करें, मोहम्मद अली भाई बैठे हैं, तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि हमारे सामने भी बहुत बड़ा रास्ता है। अमजद भाई बैठे हैं, शाह साहब, तो आपसे भी गुजारिशात हैं बहुत सारी, कभी बैठेंगे तो करेंगे। लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए और आर्टिस्टों के लिए, और बहुत सारी दुआएं। बहुत बहुत हमारे प्रोग्राम में जितने भी लोग तशरीफ़ लाए हैं सब पेश किए गए, उनमें जो मकबूल तरीन मौसीकार हुए उनमें से एक भाई अख्तर अलीता साहब हैं। अख्तर भाई हमारी खुशनसीबी यहाँ तशरीफ़ लाए। सब दोस्तों को और बहनों को सलाम। सबसे पहले
सबसे पहले अफरीदी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उसने इतना अच्छा अरेंज किया। और ये हर बंदे का काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम होता है, लोगों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। और एक एक बंदे को मुझे कहा कि आप मेज़बान हैं, आपने ज़रूर आना है। अच्छा, मैं बात करूं इशरत जहाँ की। इशरत जहाँ की मेरी मुलाकात रेडियो पाकिस्तान से हुई। हम शुरू से रेडियो पाकिस्तान में ट्रांसक्रिप्शन में रोज़ाना एक गाना होता था, तो इनका अल्टरनेट डेट पे कभी इनका गाना हुआ, तो मेरी मुलाकात इनसे बहुत रही है। और एक गाना यादगार होता है, तो इशरत जहाँ का गाना है, अम्मा मेरे बाबा को भेजो दी। ठीक है, इसी तरह अनोखा लाडला, तो ये अल्लाह मियाँ ने एक ही गाने से बंदा कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो कुछ लोग, जाहिर है एरिया चेंज है, मतलब एरिया से मुराद ये है कि अरसा चेंज है ना। जिस अरसे में हम लोग थे उस अरसे में ये गाना बड़ा हिट हुआ था। अपना अमीर खुसरो का प्रोग्राम था, अमीर इमाम साहब ने किया था इशरत जहाँ का। तो मैं इन दोनों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें जन्नत में जगह दे। थैंक यू। बोलना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। कार है और दुनिया मौसीकी की अहम और बड़ी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। अमजद शाह साहब यहाँ मौजूद हैं। हमारे जावेद सबा चले गए, तो अभी एक हमारे भाई मुमताज़ साहब ने ये कहा कि एक बात उन्होंने ये कही कि प्रोग्राम होना चाहिए और किसी अच्छी जगह हो जाता। तो मेरे ख्याल ये जगह भी बुरी नहीं है, ये बहुत अच्छी जगहों में से एक जगह है। और कराची प्रेस क्लब का सिर्फ शेर व अदब और फ़न के साथ रिश्ता बहुत गहरा नहीं है, इसके साथ साथ आज़ादी इजहार के हवाले से भी कराची प्रेस क्लब पूरे पाकिस्तान में इंतहाई मोतबर प्लेसेस में से एक प्लेस है। तो दोनों फ़नकाराएँ बहुत बड़ी, बहुत अहम, और अम्मा मेरे बाबा को भेजो रे हमारे नॉस्टैल्जिया का हिस्सा, और इसी तरह अनोखा लाडला भी हमारे नॉस्टैल्जिया का हिस्सा। तो बिल्किस खानम साहिबा की जो शख्सियत है, जो पर्सनैलिटी थी, और उनमें जो इनकी आवाज़ में एक मधुरता, गहराई और एक सीखी हुई आर्टिस्ट बहुत कमाल की। और ये जो एक आर्टिस्ट और शायर का एक रिश्ता होता है, ये भी बड़ा गहरा होता है, क्योंकि जो बोल आर्टिस्ट गुलकार गाता है वो कहीं ना कहीं से एक ख़याल का सफ़र करते हुए उस तक पहुँचते हैं, फिर मौसीकी मुरतब होती है और फिर वो आगे पहुँचता है। तो उनके जो भाई हैं मोहसिन रज़ा साहब, मैं उनका 7-8 बरस वहाँ रही वो, लेकिन कोई रिकॉर्डिंग उन्होंने वहाँ नहीं करवाई, और फिर बावजूद वो यहाँ वापस आ गई। और उस्ताद रईस खान साहब के साथ हमने वही हशर किया जो हॉकी टीम का है। हमने बहुत बुरा हशर किया, एक बड़े आर्टिस्ट की तरह के आर्टिस्ट जो आलमी शोहरत रखते थे सितार में, तो हमने कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। तो लेकिन बहरहाल क्या वजूह होंगी इसकी, ये तो साहिबान इख्तिदार जानते हैं। लेकिन ये मोहब्बत की कहानी अमर है, और ज़िंदगी का सारा वक्त दोनों ने साथ गुजारा और बहुत मोहब्बत से गुजारा। तो ये बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है, एक लविंग स्टोरी है, और जो बहुत यादगार है। और एक ऐसी आर्टिस्ट जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ाहिर है कि दे दी अपने फ़न को, और उनकी जो शख्सियत थी वो भी एक आर्टिस्टिक शख्सियत थी। मुझे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी, मैं तो सिर्फ 4 मिसरे सुनाने आया था, तो मैंने कहा मौका है तो मैं कुछ अपना पसंदीदगी भी उनके बारे में बता दूँ। तो तनवीर भाई ने कहा था कि 4 मिसरे उनके लिए लिखे जाएँ, तो मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ। था उसमें 7 सुरों का अजीब सा संगम, था उसमें 7 सुरों का अजीब सा संगम, वो अपने फ़न में खुद अपना जहान रखती थी,
वो अपने फ़न में ख़ुद अपना जहान रखती थी, खुमारे फ़न में ही डूबी रही सदा बिल्कीस, जहान फ़न में ही डूबी रही सदा बिल्कीस, वो गाते वक्त अनोखी सी शान रखती थी। वो बुलवा देना उनको। अकील खान साहब सब मोहतबर शख्सियत बैठी यहाँ, और जिनके लिए प्रोग्राम किया जा रहा है वो अजीम लोग थे, बल्कि जो हमारी खानम साहिबा थी बिल्कुल वाकई हमारी माँओं की तरह थी। और इशरत साहिबा, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, कुछ जाहिर है कुछ हम बाद में आए इस फील्ड में, लेकिन इतना कुछ बोला जा रहा है उनके लिए बिल्कुल सच है। लेकिन मैं एक दो बातें करूँगा कि वो खानम साहिबा, उनके लिए कि वो एक इतनी अच्छी वाइफ थी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, कि उन्होंने अपने खान साहब की खिदमत में इतना टाइम दिया कि अपने गाने को भूल गए, और नाम था उनको अच्छा खासा उस वक्त। आजकल तो आप देखें ना, बहुत बहुत लोग हर हाल में गा रहे हैं, उनको पैसे आ रहे हैं, कुछ को बुरे लगते हैं पैसे आते हैं, लेकिन उन्होंने गाना खैर बात कह दिया, और सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के वक़ार के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए। जब भी मैं तो उनके पास पहुंच जाता था, क्योंकि खान साहब मुझे बहुत प्यार करते थे, और मैं देखता था कि बस खान साहब के आगे पीछे उनकी खिदमत करती रहती थी। दूसरा, वो इतनी अच्छी माँ थी कि बच्चों के लिए वो कुर्बान थी, बच्चों के लिए। बड़ी अच्छी बात शाह साहब ने कही कि उनको शौक़ था कि ये जो खान साहब, रईस खान साहब का काम है वो मेरे बच्चों में मुंतकिल हो जाए। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि कोई आदमी, कोई शख्स एक मुल्क को इतना बड़ा फ़नकार देना चाह रहा हो। रईस खान साहब बहुत बड़े फ़नकार थे, उनके बाद भी उतना बड़ा फ़नकार हमारे मुल्क में हो तो वो सिर्फ उसी सूरत में आ सकता था कि रईस खान साहब उसको अपना आप दें। बहुत ही बड़ी बात है वाकई। वो मेरे भाई छोटे हैं, लेकिन फरहान खान साहब, मैंने जितनी तारीफ़ करूँ कम है। वो हमारे पाकिस्तान का वही मकाम है जो खान साहब, उस्ताद रईस खान साहब का था। और तीसरा, वो इतनी अच्छी बहन थी। जब भी मैं गया, उन्होंने मोहसिन भाई की बात करती थी मुझसे कि मोहसिन वहाँ अमेरिका में है, हम ये हैं, वो है, फलां है, कभी ये है, वो बस, यानी कि इस तरह वो फैमिली में इतना, जो तीन रिश्ते जो ख़ास हैं, शौहर का और माँ का, और जो तीसरा रिश्ता उनका, जो एक अहद था जो उनका, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग बहुत कम आते हैं इस दुनिया में जिन्होंने अपना मकाम रखते हुए अपने काम को खैरबाद कहा हो, और उतनी इज़्ज़त और आबरू के साथ लोग उनको माँ और बहन के नाम से पुकारें। ये बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह कीनाबा बैठी हैं, लोग इनको आपा कहते हैं शौक़ से, बड़ी अच्छा लगता है। ये एक एज़ाज़ की बात है, इज़्ज़त की बात है। ये साथ साथ ये वक़ार होना, ये बहुत मुश्किल है। और ये मैं उनकी फैमिली के साथ बहुत इज़हार दुख करता हूँ कि ऐसी शख्सियत हम उनकी खिदमत नहीं कर पाए। ये वाकई इनकी ज़िंदगी में भी कुछ होना चाहिए था, लेकिन बात यह है कि ज़िंदगी में तो लोग करते ही हैं। आजकल लोग मरने के बाद किसी को याद रखें तो बहुत मुश्किल बात है। इसके लिए मैं इनको दाद दूंगा। नगमा साज में हम भी मेंबर हैं, तो ज़्यादातर ये प्रोग्राम जितने करते हैं, ज़्यादातर ये बाद वाले प्रोग्राम करते हैं। इनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि पहले वाले प्रोग्राम भी करें, हैं? रिक्वेस्ट की है मैंने, हैं? हाँ, नहीं, वो नहीं, आपने दूसरी बात की, मैंने दूसरी बात कही। हम कम आया करें क्योंकि ये बाद वाले प्रोग्राम। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इन हस्तियों को बहुत
बुलंद मुकाम अता फरमाए, इलाही आमीन सुम्मा आमीन। और हमें इनके नक्शे कदम में चलने की हिम्मत है, ये ज़रा खास बात है। तो हम फनकार बैठे, ये लोग खुदार बहुत थे, इन्होंने कभी किसी से काम नहीं मांगा, कभी ये नहीं कहा हमें काम दे दो। इन्होंने इतनी खुद मेहनत की, इतना पुख्ता काम किया कि लोग इनके पास गए, ये हकीकत है। तो अल्लाह करे कि हमारे जो फनकार हैं वो इनके नक्शे कदम पर चलें और इस तरह ही काम करें। शुक्रिया, थैंक यू। हैं जी? नहीं, पहले वाला भी हम ही शुरू करेंगे, इकट्ठा तो कर लूँ पहले। एक मतलब ये कौम इकट्ठी कब होती है, तो पहले इकट्ठा तो कर लें, फिर उसके बाद वो भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छे खासे प्रोग्राम को कॉमेडी कर दिया है लेकिन बहरहाल ये मोहब्बत की बात है, बहरहाल आपस में बैठे हैं सब, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो प्रोग्राम भी इंशाअल्लाह ताला होंगे, लेकिन पहला जो मरहला है अभी इर्तकाई मामलात हैं, ज़रा इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर सब क्रिएटिविटी होगी, सब कुछ होगा। पहले तो हमने कराची से लेकर लाहौर तक सबको ढूंढा है। यकीन करें खलील अहमद साहब की फैमिली कहाँ है, उनको ढूंढने में 6-8 महीने लग गए। उनका बेटा खालिद खलील एरिया मैनेजर है हबीब बैंक में, उनको तलाश के इस तरह। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत अच्छा लग रहा है। गो के तकरीब जो है वो तो किसी अफसोस वाले वाक़े से मुंसलिक है, मगर किसी न किसी बहाने सब इकट्ठा हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि ख्याल सबके दिल में होता है कि ज़िंदगी में कुछ गोल्स होते हैं, उनको पूरा करना है। बहुत सारी चीज़ें लिखता है इंसान रोज़ डायरी में, हफ्ते में, महीने में, मगर बहुत कम को अमल दरामद करता पाता है। तनवीर आफरीदी का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि इसने कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जो तयन किया था कि वो उसे करनी चाहिए, जिनकी हामिल बहुत कम शख्सियात होती हैं, ये अपने आप को जिन खूबियों का हामिल समझता था उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से इसने फोकस किया। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है कि कोई काम जो आपको लगता हो आप इस अपने टेन्योर में अपने 80-90 साल जीते ना, अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, मगर कायनात का एक साइकिल है कि 100 साल की टेन्योर में सब बदल जाता है, फैशन, ज़बानें, सब कुछ। तो उस 80, 90, 60 और पोटेंशियल जो आपके पास टाइम होता है 40, 35 साल, 50 साल, तो बहुत लकी लोग होते हैं इस तरह के, उनके पास 70-80 साल होते हैं। तो उस टेन्योर में आप वो सब कुछ में से कुछ ऐसा कर जाएं जो आपको लगे कि आप इस दुनिया को कुछ देखे गए। देखिए, हम आए तो इस दुनिया में जो है लगता है हमें हमारे लिए है, मगर ऐसा है नहीं। किसी भी मज़हब की रूह से अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि आप अपने लिए नहीं आए सिर्फ। ये कोई बहुत बाइस या मजहबी बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है। हर मज़हब के अंदर ये बात आपको कॉमन मिलेगी। अब मैं आशना ही नहीं था इस बात से कि इस ग्रुप में जिसका हिस्सा मैं भी हूँ, उसमें बाकायदगी से सपोर्ट इस तरह की है कि शादियाँ वगैरह भी कराई जा रही हैं। सो आई थिंक ये वो लम्हा है जिसके लिए एक दफ़े ज़रा तालियां आप लोग दोबारा। मैं जिन नामों से वाकिफ़ हूँ, बड़ा बचपन से उनको देखता रहा हूँ, जो भी मकाम आज मेरा है या जो जहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ, उनमें इन सब नामों का कहीं ना कहीं अमल दखल है। माजिद जहांगीर, इस्माइल तारा, तलत इकबाल, दीगर नाम, मेहदी हसन साहब, मैं जो नाम इस वक्त जहन में वो ले रहा हूँ, उन तमाम लोगों की शमूलियत अपने टेन्योर के अंदर, अपने उस 80-90 सालों के अंदर इतनी भरपूर थी कि मैं समझता हूँ वो हर साल एक खराज अकीदत डिज़र्व करते हैं। और ये जो तनवीर आफरीदी ने आज आप सबको इकट्ठा करके यहाँ पर इनकी याद को ताज़ा किया है, मैं समझता हूँ ये हर साल होना चाहिए। बिल्किस खानम साहिबा उन मुनफरिद आर्टिस्टों में से हैं, थी, काम तो रहेगा उनका ज़िंदगी भर, जो ज़ोडिएक साइन के हिसाब से अपने पैदाइश का जो महीना था उनका दिसंबर 25, कायद आज़म का भी गालिबन यही ज़ोडिएक साइन था, उसी में उन्होंने वफ़ात पाई। तो एक समथिंग वेरी डिफरेंट। और गलत तो नहीं कह रहा मैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है सही। तो ये चंद मुख्तलिफ लोग आर्टिस्ट जैसे ही होते हैं,
अगर आप देखें तो कुछ लोग ज़िंदगियों के पैटर्न में बड़े मुख्तलिफ नज़र आते हैं, आम लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। शादियाँ बड़ी मुश्किल से होती हैं, बड़ी मुश्किलों से चलती हैं, मगर ये अल्लाह के ब्लेस्ड लोग होते हैं जो कायनात में कुछ शमूलियत के लिए आते हैं, कुछ अपना देने आते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि हमेशा उनकी याद मनाते रहनी चाहिए, क्योंकि इनका एहसान होता है आपके पूरी पूरी ज़िंदगी पर। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। यहाँ मैं बहुत से ऐसे चेहरे देख रहा हूँ जिनका ये मेरी ज़िंदगी पे एहसान है। उस्ताद बैठे हुए अज़हर हुसैन भाई, जब कीबोर्ड बजाना शुरू किया तो जो PIN फ्लाइट म्यूज़िक एक कैसेट आती थी, अगर आप लोग आशना है या नहीं है, उसमें जो हाथ चल रहे होते थे वो सीख के कीबोर्ड बजाना सीखा है, वो सुन के उससे सीखा है। तो ऐसे उस्ताद जितने भी बैठे हुए हैं, सलमान भाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं गाड़ियों का शौकीन हूँ, ये भी गाड़ियों के शौकीन है। वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस फॉर बिकमिंग अ फैन ऑफ BMWs। टीना आपा को हमेशा से ऐसे ही देखा है कि काश कोई सुर ऐसा लग जाए जैसा ही लगाते हैं। तो आप तमाम लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। शाहजी बैठे हुए, सभी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। कुछ महफिलें ऐसी होती हैं जिनसे ज़िंदगी रिवाइव हो जाती है। एक बहुत बड़ा नाम मैं भूलूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि जिन लोगों को मैंने इर्तिका में अपनी लाइफ के ऐसे ऊपर देखा है, जिनको मैं आज भी उस्ताद मानता हूँ, अख्तर लत्ता भाई बैठे हैं। इन्होंने मुझे पहला मौका दिया तारिक रोड के एक स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग करने। तो वो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे लम्हात में वो जुमले जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों का वक्त ले रहा हूँ थोड़ा, वो लौटा ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि बड़े ज़रूरी हैं। कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो बड़ा बुरा लगता है। बस मैं बहुत नहीं कहूँगा, मैं कुछ गए हुए लोगों के लिए कुछ अशार मैंने लिखे थे कोविड के दरमियान, वो आपकी नज़र करता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो। जब आप किसी से बात करना चाह रहे हो और किसी की याद आए तो अब बहुत आसान है, ठग से फ़ोन उठाएं, कोई मैसेज छोड़ दें, वोकल नोट छोड़ दें, फ़ोन कर लें उसको। क्योंकि मैं इससे गुजरा, बड़ी सैड सी बात है, मगर क्योंकि लम्हा ऐसा है तो ये बात करनी ज़रूरी है ताकि आगे आप किसी को मिस ना करें कभी। जैसे ज़ुबैर अब्बासी साहब हमारे इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम था, तो उनके जाने से पहले उनके साले ने मुझे फ़ोन कर दिया, तलहा रिजवी, अगर ज़ुबैर भाई से बात कर लो। तो कुछ लोगों से बात हो जाती है, मुलाकात हो जाती है, तो कसक नहीं रहती फिर कि चलो हम मिल लिए थे। तो मैंने कुछ अशार लिखे थे, आपकी नज़र करता हूँ। मैं अनिल चौधरी भाई को ढूंढ रहा था ऐसे, मैंने कहा बड़े दिन हो गए नहीं मिले उनसे। तलत इकबाल भाई से फेसबुक पे ही दोस्ती थी सर, और मिल ही नहीं पाए। आ रहा हूँ, आऊँगा नदीम, तुमसे मिलूँगा। बस वो उनकी बेटी का इंतकाल हुआ, फिर उनका इंतकाल हुआ। तो आज तक वो फेसबुक ऐसे ज़िंदा है मेरे पास कि जैसे मैसेज कर दूँ निधर से। तो चंद अशार हैं उस कैफियत की नज़र कि जिनसे लड़े हुए हैं आप या जिनको भूले बैठे हुए हैं अली भाई, उनको ज़रूर कॉल करके याद कर लें कि ऐसी किसी महफिल में उनको ना याद कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा नाम है मोहम्मद अली शेखी। मैंने जो कुछ सीखा है ज़िंदगी में, उसमें एक कैसेट का बहुत बड़ा अमल दखल है, अली इन एक्शन, अगर आपको याद, क्योंकि जावेद भाई की और अख्तर भाई की मौसीकी और अली भाई की आवाज़ है। तो ये गाने गा गा के हम आर्टिस्ट बने, तो हमें इनको ज़रूर याद दिलाना चाहिए कि भाई आप हैं, यू आर देयर। अकबर बाजी बैठे हैं, सभी हैं, मैं किसका नाम लूँ, मैं नाम लूँगा, इतने प्यारे प्यारे शक्लें हैं। मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पे, जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। शाहजी का महफिलों का जिक्र करा था मैं, GM होते हुए एक ऐसी महफिल लगती है PTV में कि आपको लगता है कि रोज़ का एक ज़बरदस्त आस्ताना है। और तनवीर आफरीदी के साथ ये नाम लेना चाहूँगा मैं, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि आज से 10, 12, 15 साल पहले इशरतुल इबाद साहब जब गवर्नर, एक्स गवर्नर जो थे, वो आए, हमारे ऐवानों के दरवाजे खुल गए आर्टिस्टों के लिए, तो हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उनको भी कहीं शौक़ था, गिटार वटार बजाते थे, मेरी बहुत दोस्ती थी। मैं उनका कल्चरल एडवाइज़र भी रहा 3 साल अनऑफिशियली। वो ज़ोहिब हसन जब छोड़ गए थे तो उन्होंने कहा यार कोई नहीं है, तुम आ जाओ। तो अदरवाइज तो ऐसे लोग हैं
कि जहाँ ख़ास तौर पर मैं म्यूज़िक सर्किल की बात कर रहा हूँ कि उनके पास जबरन काम नहीं होगा। कैसे होगा? चाहे भी तो नहीं होगा। मैं चाहता हूँ अपने घर पे महफिल करना, कोविड है, मैं कर ही नहीं सकता एंड सो ऑन। तो उसने सोचने पे ज़रूर मजबूर किया हम सबको कि अच्छा तो फिर क्या करें। मैं हर फोरम पे कहता हूँ, मैं आज उस बात को रिपीट करना चाहूँगा सिर्फ 2 मिनट में, क्योंकि वैसे ही वक्त बहुत हो गया कि अज़हर भाई और मैंने मिलके एक बेस बनाने की कोशिश की थी। तनवीर को मैं उसमें शामिल कर रहा था क्योंकि भागा दौड़ी अब हमसे नहीं होगी, अब ये लोग हैं कि जो उसको वाक़या को ऑर्गेनाइज़ करें, हम मौजूद हैं करने को। वो बहुत शुक्रिया सलमान भाई। असल में ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स होती हैं, कॉपीराइट क्लेम है, इन्हीं की वजह से मुझे 4 साल हो गए EMI के साथ, और मैं तकरीबन अपने हाथों से 5 करोड़ रुपया रॉयल्टीज़ बांट के आया हूँ मुख्तलिफ़ फ़नकारों के घरों पे जा के। तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक अगर नहीं होगी तो रॉयल्टी जनरेट नहीं होगी। जी 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 हाँ जी जी ज़रूर करें, बट वो एक साइड जी ठीक है, बिल्कुल। नया म्यूज़िक भी बनना चाहिए और नए म्यूज़िक पर भरपूर काम होना चाहिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और बिल्कुल वो रोज़ बनना चाहिए नया गाना और होना चाहिए, लेकिन कॉपीराइट का इम्प्लीमेंटेशन भी अपनी जगह एक ज़िंदा हकीकत है जो पूरी दुनिया में। तो मैं गुजारिश करूँगा, हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब फरहान रईस साहब जो कि बिल्किस खानम साहिबा के साहबजादे हैं। मैं गुजारिश करूँगा, वैसे तो ये बहुत कम बात करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपनी माँ के लिए ज़रूर बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, कभी मैंने स्पीच की नहीं है तो इसलिए मैंने सोचा कुछ देख के बेहतर बोल सकूँ। सबसे पहली बात कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस घराने में और इन वालिदैन के बीच पैदा हुआ। उस्ताद रईस खान साहब मेरे वालिद, बिल्किस खानम साहिबा मेरी वालदा, और ये भी मेरी वालदा है। उनकी क्या अच्छाई करूँ मैं, आप लोगों ने ख़ुद बयान कर दिया है लफ्ज़ों में। उनकी तरबियत, कोशिश है जो उन्होंने तरबियत दी है उस चीज़ पे मैं उतरूँ। उनकी कुछ चीज़ें जो उनको ख़ास पसंद थी, जैसे शायरी, और इतना अबूर हासिल था उनको उसमें। खैर इतनी उर्दू तो मुझे नहीं आती जितनी उनको आती है। शायरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बल्कि इतना इंटरेस्ट था कि सिर्फ एक लाइन पढ़ते थे तो वो सफ़ा बता देती थी, शायर का नाम बता देती थी। मेरी वालदा की जो शुरुआत है 1964 में शुरुआत हुई रेडियो से। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर ये टीवी से मुंसलिक हो गई, टीवी के साथ बहुत काम किया, आर्मी के शोज़ किए, BTVs के शोज़ किए, करते करते ये मकाम हासिल किया। और मैं फिर यही कहूँगा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं उनका बेटा और वो मेरी ऐसी माँ है कि आज सब उनको अच्छे लफ्ज़ों में प्यार से याद कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जितने यहाँ पर जितने भी लोग हैं, स्पेशली आप लोग टाइम निकाल के मेरी दोनों माँओं के लिए आए। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, मेरे वालिद ये लाइन कहा करते थे, जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा। कल उसकी आँख में, आवाज़ आ रही है जी? कल उसकी आँख में क्या जिंदा गुफ्तगू की थी,
कल उसकी आँख ने क्या जिंदा गुफ्तगू की थी, गुमान तक ना हुआ वो बिछड़ने वाला है। थैंक यू। तनवीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नगमा सास का बहुत शुक्रिया, जितने हमारे सहाफ़ी भाई हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया फरहान। एक बड़ी शख्सियत और हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, हमारे मारूफ गज़ल सिंगर वहीद ख़याल साहब आए हुए हैं, मुझे भी नज़र आए, और हमारे मुमताज़ शायर जनाब रईस फ़रोग़ साहब के साहबज़ादे तारिक भाई यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तशरीफ़ लाए। बड़े शायर इनके वालिद, और ये ख़ुद भी बड़े अदबी हलकों की मारूफ शख्सियत हैं, बड़े दिलबर आदमी माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जब कोविड की बात आई, कोविड के दिनों में अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बताऊं कि हम ताज़ियती रेफरेंस के अलावा भी कुछ करते हैं। कोविड के दिनों में नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, सच बता रहा हूँ। देखें, कोविड के दिनों में जब सब घर पे बैठे हुए थे, कोई हाथ किसी से नहीं मिला रहा था, हमने 340 ज़रूरतमंद म्यूजिशियंस के घरों पे राशन पहुंचाया। जब हवाई जहाज़ नहीं उड़ रहा था, ट्रेन नहीं चल रही थी, बस नहीं चल रही थी, मैं अकेला, मेरे साथ कोई गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं था, मैं अकेला ड्राइव करके लाहौर गया और वहाँ के 250 घरों में राशन देकर आया। सबका डेटा है मेरे पास। तो ये नगमा साज ताज़ियती रेफरेंस के अलावा भी कुछ करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नज़र ये आ जाता है क्योंकि इसमें आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर सबसे इंडिविजुअली मुलाकात होती है, तो पूरा स्टडी होना चाहिए काम। मैं गुजारिश करूंगा जनाब अज़हर हुसैन साहब से, हमारे सीनियर लोग हमसे बिछड़ते जा रहे हैं और आगे अच्छी खेप आ नहीं रही। आजकल के ज़माने के गाने में और इन हस्तियों के गाने में ये फ़र्क है कि आजकल गाना देखा जाता है और टीवी है, मीडिया है, उस पर लोग देखते हैं, वो बेशतर वक्त वो गाना सुन नहीं रहे होते, वो देख रहे होते, विजुअल्स देख रहे होते, तो उसमें गाने के काफ़ी नक्श जो छुप जाते हैं। जिस ज़माने के ये लोग सिंगर हैं, रेडियो से हिट होना बहुत मुश्किल है, टीवी से हिट होना बहुत आसान है। आजकल हिट होना आसान है। उस वक्त इनके असातिज़ा ने इनको किस किस तरह से सिखाया होगा और क्या क्या पिटाइयाँ इनकी होती होंगी जो ये सीख के कुंदन बन के निकले, और कैसा कैसा गाया, फिर इनको कैसे कैसे जय्यद म्यूज़िक डायरेक्टर्स मिले। अब कहाँ से निसार बज़मी साहब आएंगे या नज़र हुसैन साहब आएंगे जिनके इनके ऐसे गाने बनेंगे जो हिट होंगे। हम इनको भूल भी जाएंगे ना तो नौकर लड़ना कौन भूलेगा। या हमारी इशरत जहाँ आपा के काहे के बैग, वो कौन भूले। अच्छा, मेरा इनके साथ एक काम तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों हस्तियों के साथ दिया, लेकिन एक दोनों के साथ एक रिश्ता और भी था। उनके साथ बल्किस खानम साहिबा के साथ ये रिश्ता था कि मोहसिन मेरी गुर्बत के दिनों का दोस्त है, मेरी गुर्बत के दिनों का अमीर दोस्त है। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जब हम लाहौर में होते थे, और इनका एक और भी तारुफ करवा दूँ, अगर मोहसिन रज़ा ना होते तो मैडम नूर जहाँ को आप टीवी पे कभी ना देख पाते। ठीक है, जो तरन्नुम प्रोग्राम हुआ है वो इनकी भाग दौड़ और काविशों से हुआ है। ठीक है, और जो मैडम के पसंदीदा म्यूजिशियन थे उनको ये बिस्तरों से निकाल के घरों में